friends, in this video we are going to study about GPCR in vision pathway. हमारी जो आइज़ हैं उसमें जो विजन होती है ब्लैक एंड वाइट विजन या डिम लाइट विजन के लिए कैसे GPCR जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. सो GPCR इन विजन पाथवे एक्चुअली रिक्वायर्स द रॉड सेल्स ऑफ आर आइज़. तो हमारे जो आइज़ हैं उसके अंदर जो है दो तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि विजन हमें दिखाते हैं, विच इज़ द कॉन सेल्स एंड द रॉड सेल्स. कॉन सेल्स तो हमें कलरफुल विजन दिखाते हैं, जबकि रॉड सेल्स जो है हमें ब्लैक एंड वाइट या डिम लाइट में जो विजन होती है उसको दिखाने में मदद करते हैं. तो GPCR जो है वो हमें रॉड सेल्स में काम आती है जो कि ब्लैक एंड वाइट विजन में हेल्प करती है. तो जो रॉड सेल्स होते हैं उसका ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रॉड सेल. ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास रॉड सेल का स्ट्रक्चर है. रॉड सेल के पास होता क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है रिप्रेजेंट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो बीच में गोल सर्कुलर से आपको चीज़ें दिख रही हैं डिस्क लाइक, इसको हम डिस्क बोलते हैं. और ये बीच में जो है साइटोप्लाज्म है. यहाँ पे हम माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडी देख सकते हैं, और नीचे यहाँ पे न्यूक्लियस है. एंड दिस होल रिप्रेजेंट्स द रॉड सेल. द रॉड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक एंड वाइट विजन. तो ये जो रॉड सेल है मदद करता है हमें ब्लैक एंड वाइट विजन में, और इसमें जो है डिस्क के अंदर होती है GPCR सिग्नलिंग, जिसको हम विजन पाथवे या GPCR इन विजन पाथवे बोलते हैं. तो इस विजन पाथवे को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो डिस्क है, ये जो रॉड सेल्स के अंदर बहुत सारी डिस्क प्रेजेंट होती हैं, उसमें से हम एक डिस्क को जो है कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे एक्सपैंड करते हैं, और हम देखते हैं कि किस तरह से जो डिस्क की मेम्ब्रेन है और ये जो पूरे के पूरे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किस तरह से एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है और कैसे मदद करती है विजन में. सो नाउ ओवर हेयर वी कैन सी, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है एक डिस्क को रिप्रेजेंट करता है जो कि विजन में काम आती है ब्लैक एंड वाइट विजन में रॉड सेल्स के अंदर. अब ये हमारे पास एक डिस्क है और ये डिस्क के आसपास ये हमारे पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रॉड सेल की है और ये जो मेम्ब्रेन है ये डिस्क की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. एक हमारे पास डिस्क की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और एक हमारे पास रॉड सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. तो डिस्क की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और रॉड सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम पढ़ेंगे. तो यहाँ पे हम डिस्क को सबसे पहले पढ़ते हैं जो कि विजन में काम आती है. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि GPCR इन विजन. तो GPCR जो होता है यहाँ पे विजन के अंदर, यहाँ पे डिस्क के अंदर, उस GPCR को हम बोलते हैं रोडोप्सिन. तो रोडोप्सिन नाम का हमारे पास एक प्रोटीन है, केमिकल है जो कि GPCR की तरह एक्ट करता है. GPCR है इन केस ऑफ डिस्क, इन केस ऑफ विजन. तो इस GPCR को हम रोडोप्सिन बोलते हैं, और ये फिलहाल हम देख सकते हैं कि इनएक्टिव फॉर्म में है. इसकी जो G प्रोटीन है, इसके G प्रोटीन के साथ अभी अल्फा सब यूनिट के साथ GDP एसोसिएटेड है. रोडोप्सिन जब इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो उसकी इनएक्टिव फॉर्म को हम बोलते हैं 11 सिस रेटिनल क्रोमेटोफोर, और इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं ऑप्सिन मॉलिक्यूल. ये जो ऑप्सिन प्रोटीन मॉलिक्यूल है काफ़ी अनस्टेबल होते हैं. ये प्रोटीन मॉलिक्यूल लाइट कंडीशन में अनस्टेबल होते हैं. ये ऑप्सिन मॉलिक्यूल जो है डार्क कंडीशन में इनएक्टिव होते हैं. सो ये इनएक्टिव कंडीशन है रोडोप्सिन. व्हेन इज इनएक्टिव इट इज़ द 11 सिस रेटिनल क्रोमेटोफोर विद अलॉन्ग विद ऑप्सिन प्रोटीन मॉलिक्यूल. सो दिस इज द डार्क कंडीशन ऑफ रोडोप्सिन. यहाँ पे हम देख सकते हैं अल्फा सब यूनिट के साथ GDP अटैच्ड है. अब यहाँ पे लाइगेंड आएगा GPCR या रोडोप्सिन के पास. तो ये लाइगेंड जो है यहाँ पे होता है लाइट. तो लाइट या फोटोन जो है इट एक्ट एज अ लाइगेंड. सो लाइगेंड या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हमारे विजन में होती है फोटोन और लाइट, विच एक्चुअली स्ट्राइक्स टू द एंड टर्मिनल ऑफ द रोडोप्सिन एंड एक्टिवेट्स दिस पाथवे. सो एज द फोटोन स्ट्राइक्स द एंड टर्मिनल ऑफ रोडोप्सिन और GPCR, इसको हम रोडोप्सिन ही बोलते हैं. तो जैसे ही रोडोप्सिन पे फोटोन स्ट्राइक करेगा तो इसका जो C टर्मिनल है वो गेफ की एक्टिविटी शो करेगा, विच इज ग्वानाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, विच हेल्प्स टू रिमूव द GDP एंड अटैचमेंट ऑफ GTP. सो जैसे ही GDP रिमूव हुआ और GTP अटैच हुआ तो ये अल्फा सब यूनिट हो गई एक्टिव. याद रखना यहाँ पे जो G प्रोटीन होता है उसको ट्रांसड्यूसिन कहते हैं. जैसे इस रिसेप्टर को हमने रोडोप्सिन कहा, वैसे ही इस G प्रोटीन को ट्रांसड्यूसिन कहते हैं. सो रोडोप्सिन ट्रांसड्यूसिन. So this rhodopsin gets activated by the attachment of photon as a ligand, and the C terminal shows the gap activity due to which the transducin, its alpha molecule, gets activated by the attachment of GTP and the removal of GDP. तो ये rhodopsin transducin ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव जो फॉर्म है उसको हम कहते हैं 11 ट्रांस रेटिनल फॉर्म,
with opsin which is now has become active in the light condition and it's a very unstable condition. इनएक्टिव फॉर्म में इसको हम 11 सिस बोल रहे थे और एक्टिव फॉर्म में 11 ट्रांस बोल रहे हैं. यहाँ पे ऑप्सिन प्रोटीन मॉलिक्यूल इनएक्टिव है, यहाँ पे ऑप्सिन मॉलिक्यूल जो है प्रोटीन वो एक्टिव हो जाता है और ये एक अनस्टेबल कंडीशन है एक्टिविटी की. अब जैसे ही अल्फा सब यूनिट एक्टिव हो जाती है, डिसोसिएट हो जाती है फ्रॉम इट्स बीटा गामा डाइमर एंड ऑल्सो विद द रोडोप्सिन, एंड दिस एक्टिवेटेड अल्फा GTP गेट्स नाउ अटैच्ड विद द इफेक्टर मॉलिक्यूल. ये हम सेम GPCR का ही मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे जो इफेक्टर मॉलिक्यूल है वो है हमारे पास CGMP फॉस्फोडाइएस्टरेज. सो CGMP फॉस्फोडाइएस्टरेज इज द इफेक्टर मॉलिक्यूल एंड दिस इज इनएक्टिव राइट नाउ, बट एज it associates with this alpha active unit it becomes active. तो फिलहाल के लिए इनएक्टिव है, पर जैसे ही अल्फा सब यूनिट के साथ अटैच होगा जो कि एक्टिव यूनिट है ये भी एक्टिव हो जाएगा. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इफेक्टर मॉलिक्यूल अब अटैच हो गया है अल्फा सब यूनिट से जो कि GTP से बाइंड है और ये इफेक्टर मॉलिक्यूल है CGMP फॉस्फोडाइएस्टरेज. अब ये इफेक्टर मॉलिक्यूल क्या करेगा एक्टिव फॉर्म में क्या करेगा, ये CGMP को कन्वर्ट कर देगा GMP में. ये CGMP को कन्वर्ट कर देगा GMP में और GMP इज ग्वेनाइन मोनोफॉस्फेट. तो ग्वेनाइन मोनोफॉस्फेट की जो है अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ दिस अल्फा सब यूनिट. तो ये जो ट्रांसड्यूसिन की अल्फा सब यूनिट एक्टिव हो जाती है उससे GMP की जो कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और GMP की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है रॉड सेल की, दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ रॉड सेल. तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है रॉड सेल की उसके पास एक्चुअली एक चैनल होता है और उस चैनल का नाम है CGMP गेटेड सोडियम कैल्शियम चैनल. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो चैनल है यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है. GMP की प्रोडक्शन जैसे ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तो ये जो चैनल है ये भी बंद हो जाता है. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो CGMP गेटेड है साइक्लिक GMP पे चलता था, तो साइक्लिक GMP गेटेड सोडियम कैल्शियम चैनल गेट्स क्लोज ड्यू टू द हायर अमाउंट और हायर कंसंट्रेशन ऑफ GMP और एक्टिवेशन ऑफ रोडोप्सिन. तो रोडोप्सिन की एक्टिवेशन से GMP बन जाता है और GMP की ज़्यादा मात्रा में बनने से ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है रोड सेल की उस पर ये जो चैनल है वो काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण सोडियम जो है जो बाहर से ट्रांसपोर्ट होके अंदर आना था उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. सो हियर वी कैन सी दैट द सोडियम कंसंट्रेशन हैज़ बिकम वेरी लो and due to low concentration of sodium there is a condition that rises, it's called the hyperpolarization. Due to low concentration of sodium and low ionic concentration inside and higher ionic condition outside, it causes hyperpolarization condition. और hyperpolarization किस तरह से होती है कि नॉर्मली यहाँ पे 0 मिली वोल्ट और यहाँ पे -30 वोल्ट तक के अंदर कंडीशन हो जाती है. तो यहाँ पे एक हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन शो हो जाती है और हाइपर पोलराइजेशन होने के कारण क्या होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है आइस के अंदर जो कि बनता रहता है जिसको हम कहते हैं ग्लूटामेट. सो ग्लूटामेट इज़ ए न्यूरोट्रांसमीटर. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ग्लूटामेट के बारे में आपको विजन पाथवे में बताऊंगी. तो ये वही ग्लूटामेट है जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको न्यूरॉन्स प्रोड्यूस करते हैं. तो ये हाइपर पोलराइजेशन होने के कारण, सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत कम होने के कारण जो ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर है ये डिक्रीज हो जाता है, इसकी सिंथेसिस नहीं होती. देयर इज़ नो सिंथेसिस ऑफ ग्लूटामेट एंड व्हेन देयर इज़ नो सिंथेसिस ऑफ ग्लूटामेट दिस लीड्स टू विजन. अगर ग्लूटामेट एक न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बनेगा तो नहीं बनने के कारण विजन होगी. क्या होगा कि ग्लूटामेट नहीं बनेगा तो ये जो एक सिग्नल है ये रॉड सेल किसको प्रोवाइड करेगा, ये रॉड सेल जो है इस बात को कि ग्लूटामेट नहीं बन रहा ये सिग्नल देगा बाइपोलर सेल्स को. सो दिस रॉड सेल क्या करेगा, बाइपोलर सेल को सिग्नल देगा कि कोई ग्लूटामेट बन ही नहीं रहा और ये सिग्नल जाएगा ब्रेन के पास. जब ब्रेन को पता चलेगा कि कोई ग्लूटामेट डिस्क सेल के अंदर नहीं बन रहा तो वो क्या करेगा, डिस्क के अंदर नहीं बन रहा तो वो क्या करेगा, विजन शो करेगा. So this will leads to vision when there is no glutamate neurotransmitter formation in the rod cell. तो अब हम देख सकते हैं कि ड्यू टू हाइपरपोलराइजेशन ग्लूटामेट नहीं बन रहा और इससे विजन होती है. लेकिन हम एक और चीज़ देख रहे हैं कि ये अकेला सोडियम चैनल नहीं है, कैल्शियम चैनल भी है. तो कैल्शियम भी नहीं बन रहा. जब कैल्शियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करके लो हो जाएगी
तो कैल्शियम की बहुत ज़्यादा लो कंडीशन होने के कारण एक और मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाएगा, एक दूसरा इफेक्टर मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाएगा जिसका नाम है ग्वानाइल साइक्लेज। जो पहला इफेक्टर मॉलिक्यूल था दैट इज CGMP फॉस्फोडाइएस्टरेज, जिससे GMP की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी। अब क्योंकि कैल्शियम की कंसंट्रेशन बहुत कम हो गई है तो कैल्शियम की कम कंसंट्रेशन कैन एक्टिवेट another effector molecule called guanyl cyclase, and this effector molecule after its activation by the low concentration of calcium leads to the formation of CGMP from GMP. ग्वेनाइल साइक्लेज एक्टिव तब होगा जब कैल्शियम की कंसंट्रेशन लो हो जाएगी, और ये जब एक्टिव होगा ये क्या करेगा, GMP को कन्वर्ट करेगा CGMP में। अब देखो, पहला इफेक्टर मॉलिक्यूल GMP बना रहा है और दूसरा इफेक्टर मॉलिक्यूल CGMP बना रहा है। पहला मॉलिक्यूल CGMP से GMP बना रहा है इफेक्टर मॉलिक्यूल, और दूसरा इफेक्टर मॉलिक्यूल जो है वो GMP से CGMP बना रहा है। मतलब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। तो दोनों ही फैक्टर मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। पहला इफेक्टर मॉलिक्यूल GMP बनाता है, पहले इफेक्टर मॉलिक्यूल का नाम है CGMP फॉस्फोडाइएस्टरेज। ये जो है विजन कराता है, और जब ये इसका काम है विजन को थोड़ा रोक देना, यानी कि इसका काम है विजन बंद करना। तो ग्वानाइल साइक्लेज क्या करेगा, CGMP बना देगा। अब CGMP जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो CGMP बहुत ज़्यादा होने के कारण जो CGMP गेटेड सोडियम आयन चैनल है, सोडियम एंड कैल्शियम आयन चैनल है, ये CGMP ज़्यादा होने के कारण फिर से खुल जाएगा और फिर से बहुत सारे सोडियम और कैल्शियम अंदर आना शुरू हो जाएंगे, जिससे हाइपर पोलराइजेशन नहीं होगी। और अगर हाइपर पोलराइजेशन नहीं होगी तो ग्लूटामेट बनेगा। अगर ग्लूटामेट बनेगा तो ब्रेन के पास क्या सिग्नल जाएगा कि न्यूरोट्रांसमीटर बन रहा है और विजन नहीं होगी। तो ग्लूटामेट बनने से विजन नहीं होती और ग्लूटामेट नहीं बनने से विजन होती है। अब ये इस पूरे के पूरे पाथवे को हमने बंद कराना है। तो बंद कराने का यानी कि ऑन एंड ऑफ करने का एक तरीका है। क्या तरीका है कि अब ये जो हमने GPCR था जिसको हमने रोडोप्सिन कहा है, इसको इनएक्टिव करने के कुछ तरीके हैं, और वो उन तरीकों में हमारे पास सबसे पहला तरीका होता है कि हम इनएक्टिवेशन जो है रोडोप्सिन की करवा सकते हैं बाय काइनेज एंड अरेस्टिन। देखो, इनएक्टिवेशन दो तरीके से कराई जा सकती है रोडोप्सिन की, काइनेज एक्टिविटी से और अरेस्टिन से। काइनेज का काम होता है फॉस्फोराइलेट करना, और अरेस्टिन जो है वो फॉस्फोराइलेटेड लाइगेंड से रिसेप्टर से बाइंड कर जाती है और उसको इनएक्टिवेट कर देती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि GPCR है जिसको रोडोप्सिन कहते हैं। ये रोडोप्सिन काइनेज प्रोटीन होता है हमारे पास एक। तो रोडोप्सिन काइनेज प्रोटीन फॉस्फोराइलेट्स रोडोप्सिन and arrestin proteins get associated with this rhodopsin. Also beta, gamma and alpha dimer gets associated with the GDP, and this whole of the thing, arrestin and this rhodopsin kinase protein inactivates this rhodopsin as a receptor. So this receptor gets inactive and this leads to no signaling. तो इससे क्या होता है, सिग्नलिंग बंद हो जाती है। अगर आँखों पे लाइट पड़ ही नहीं रही, अगर कोई फोटोन स्ट्राइक ही नहीं करेगा तो ये हो जाएगा इनएक्टिव, और इसको इनएक्टिव करने का काम है रोडोप्सिन काइनेज प्रोटीन का और अरेस्टिन का। तो इस तरह से जो है पूरी की पूरी ये विजन पाथवे जो है GPCR के थ्रू होता है। आई होप कि आपको ये पाथवे समझ आ गया होगा, एंड इफ़ यू थिंक कि ये आपको समझ आ गया है, आप इसके नोट्स भी मुझसे मांग सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन कमेंट एंड आस्क मी फॉर द नोट्स एंड आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स। And in case you like this video, then please don't forget to like, subscribe, share and comment. Thank you.